बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपका ये लेक्चर नंबर 11 है और इसमें मैंने पहले ही लिख दिया कि हमने एप्लीकेशंस ऑफ गाज़िस लॉ करनी है। बेटा ये जो एप्लीकेशंस हैं गाज़िस लॉ की, यानी हम लोग गाज़िस लॉ को किस तरीके से आगे बॉडीज पे अप्लाई करेंगे और क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे, कौन से स्टेप्स आपको आने चाहिए, तो उस पे मैंने लास्ट लेक्चर जो हमने खत्म किया लेक्चर 10, मैंने लिमिटेशंस तो आपको बताई कि गाज़िस लॉ किन किन चीज़ों पे यानी कौन सी चीज़ें रखेगा अपने पास, यानी लिमिटेशंस उस पे क्या है, किन किन चीज़ों पे अप्लाई होता है। अगर मैं शॉर्ट वे में उनको दोबारा एक्सप्लेन करूं तो हम कह सकते हैं कि गाज़िस लॉ हमेशा क्लोज्ड सरफेस पे अप्लाई किया जाता है और इसको वैल्यू ऑफ ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं गाज़िस लॉ। और तीसरी बात, गाज़िस लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो हमेशा इसको सिमेट्रिक सिचुएशंस पे, सिमेट्रिक बॉडीज पे अप्लाई किया जाता है, सिमेट्रिक सिचुएशंस पे अप्लाई किया जाता है। अब ये जो लफ्ज सिमेट्री है ये अपने अंदर बहुत से मायने रखता है, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा कि सिमेट्री का क्या मतलब है। तो सिमेट्री का मतलब ऐसे है, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हम लोग इस गाज़िस लॉ को एप्लीकेशन पे अप्लाई करेंगे तो लाजमी बात है हमें ई की वैल्यू चाहिए होगी। तो जब भी ई की वैल्यू आएगी तो लाजमी बात है हमारे पास एक फ्लक्स की ही बात कर रहे होंगे हम लोग, तो वहां हमारे पास थीटा इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वॉल्व होगी। तो वो जो थीटा हम लोग इन्वॉल्व करेंगे और ई इन्वॉल्व करेंगे, ये सिमेट्री वहां से आई है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि हमें ई की वैल्यू को वहां यूनिफॉर्म रखना होगा, हमें ई की वैल्यू को वहां यूनिफॉर्म रखना होगा। यूनिफॉर्म रख के हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात होता है कि जब हम ई की वैल्यू को यूनिफॉर्म रखेंगे तो साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है हमारे पास एक थीटा आता है पुत्र, एंगल बीच में इन्वॉल्व होता है कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें थीटे को भी देखना है, हमने थीटे को भी एक जैसा रखना है, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही गाजियन सरफेसेस ना लेनी पड़े। तो हमने थीटे को चेंज नहीं करना, अगर चेंज होता भी है तो वो इस तरीके से चेंज हो कि जो भी हम लोग गार्जियन सर्विसेज लेंगे उनके अंदर कम से कम 2 3 4 सर्विसेज जो होंगी वो एक जैसे थीटा रख रही होंगी, तो ही हम लोग बात करेंगे। ये चीजें कहलाती हैं सिमेट्रिक सिचुएशंस होता है। तो अब जब हम लोग इसकी एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे या एप्लीकेशन की बात जब गाज़िस लॉ की करेंगे तो बेटा उसके अंदर हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब उन एप्लीकेशंस को वहां ई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, वो चीजें, वो स्टेप, 4 स्टेप हैं पुत्र हमारे पास। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वहां गाजियन सरफेस अज्यूम करेंगे। मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, स्टेप्स टू सॉल्व फॉर ई, टू सॉल्व, अप्लाई कर सकते हो ये गाज़िस लॉ। नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, गाजियन सरफेस अज्यूम करेंगे। पहली बात, इस गाजियन सरफेस को हम एज्यूम करेंगे और ये ऐसी सरफेस लेंगे जहां ई और जहां आपके पास थीटा जो है, ये जो है ये आपके पास सिमेट्रिक रहे, ये आपके पास वेरी ना करे, ये आपके पास यूनिफॉर्म रहे, ये होगी पता है पहली बात। दूसरी चीज क्या होगी, जैसे ही हम गाजियन सरफेस लगा लेंगे, ई और थीटे की बात कर लेंगे, फिर हम लोग सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे, हम ई डॉट डी एस या डी ए कॉस थीटा जिसको आप लोग कहते हो,
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यानी इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। दूसरे तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी गाउसियन सरफेस हमने एज्यूम की होगी उसने जो चार्ज इनक्लोज किया होगा, चार्ज इनक्लोज बाय गाउसियन सरफेस, उसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और चौथा आखिरी क्या होगा, अप्लाई कर देंगे आपका, अप्लाई गाउस लॉ, हम गाउस लॉ को अप्लाई कर देंगे। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं, ये अगर आपके जहन में होंगे तो हम आसानी से क्या कर लेंगे, इनकी एप्लीकेशंस को इजीली हैंडल कर सकेंगे, इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे अपने ई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो आपके लेवल में जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशंस हैं वो सबसे पहले स्फेरिकल है, फिर सिलेंड्रिकल है और फिर प्लेनर है। ये 3 है आपके कोर्स में, कि प्लेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की, स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की, और लीनियर जो लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की, यानी जो सिलेंड्रिकल में आएगी वो है अभी बीच में आपके। तो फिर उसके अंदर भी कई हैं, लेकिन आमतौर पे इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे पुत्र। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बात करता हूं। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्फीयर एज्यूम करेंगे। जब हम स्फीयर एज्यूम करेंगे तो लाजिमी बात है पुत्र, जो स्फीयर होता है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो एक हम स्फीयर एज्यूम करेंगे जिसके पास चार्जेस होंगे, और हम ये एज्यूम करेंगे कि एक पॉइंट एज्यूम करेंगे जो कि, यानी 2 तरीकों से करेंगे इसको, कि एक हम लोग आउटसाइड द स्फीयर ई की वैल्यू देखेंगे, और एक हम लोग इनसाइड द वैल्यू ऑफ ई जो है वो फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आउटसाइड है, एक स्फेरिकल बॉडी है, आउटसाइड दिस स्फेरिकल जो है बॉडी, वहां चार्ज, वहां ई की वैल्यू एज्यूम करेंगे कि क्या होगी। और बेटा ये भी याद रखना, क्योंकि ये जो स्फीयर होते हैं ये भी आपके पास 2 किस्म के होते हैं। एक आपके पास हालो होता है, खाली होता है अंदर से, और दूसरा जो होता है ये आपके पास सॉलिड होता है, ये भरा हुआ होता है। तो ये 2 आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी। तो हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं कि हालो चार्ज नहीं कर रहे, ये सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं, तो हम सॉलिड स्फीयर लेंगे। तो कंसीडर करूंगा एक इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस ए है। तो पहले मैं उसकी डायग्राम बना देता हूं कि हम लोग यहां, इधर मैं उसकी डायग्राम बना देता हूं कि ये आपके पास एक स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है, और यहां ये उसकी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये उसका रेडियस ए है। तो हमने क्या करना है, एक पॉइंट पी बाहर एज्यूम करना है आउटसाइड दिस स्फीयर, और वहां हमने क्या करना है, इसको ट्रीट करना है, यानी इसको सॉल्व करना है कि जी वहां आपकी ई की वैल्यू क्या होगी।
तो हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, एक गाजियन सरफेस देते हैं और उसमें ई और थीटे को वेरी नहीं होने देते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसी तरीके से वो स्फीयर ले लें, वो भी गाजियन सरफेस स्फीयरिकल ले लें, यानी मैं क्या करता हूं इस तरीके से एक स्फेरिकली ये डॉटेड में जो है बहुत बड़ी बन गई, इधर फिर बड़ी बन गई, छोटी कर देता हूं। ये देखो पुत्र, हमने क्या किया, एक स्फेरिकली एक गाजियन उसी तरीके से एक स्फेरिकली गाजियन सरफेस एज्यूम कर ली, और अब इसी गाजियन सरफेस को, ये गाजियन सरफेस है जो कि स्फीयर की शक्ल की है, यहां से मुझसे जरा ठीक नहीं बन रही, ये स्फेरिकल उसी तरीके से एक गाजियन सरफेस हमने एज्यूम कर ली। तो हमने क्या किया पुत्र, ये एक गाजियन सरफेस ले ली, इसको मैं कह देता हूं ये हमारी गाजियन सरफेस हमने अज्यूम कर ली, और इसका रेडियस यहां से इधर तक आर के बराबर है। ये गाजियन सरफेस ले ली और इसका रेडियस आर के बराबर है, और ये जो पॉइंट पी है आपका, ये पॉइंट पी जो है ये आपका कहाँ लाई कर रहा है, ये आपका मैंने पहले बताया, ये आपका उसकी सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, इस गाजियन सरफेस की। मैं जरा साथ ही ये चार्जर लगा दूं, क्योंकि वहां उसने बैटरी ने इंडिकेटर दे दिया, तो मैं साथ ही पहले चार्जर असल में लगा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बीच में आपने देखा कि कुछ गैप आ गया, तो उससे घबराना नहीं, क्योंकि चार्जर लगा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, तो अब आपके पास स्फेरिकली हमने क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करें, गाजियन सरफेस ले ली जिसका रेडियस मैंने कहा आर के बराबर है। अब ये चीज पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडर एन insulating solid sphere of radius small a having, ये भी कह दो साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख देता हूं, having uniform volume charge density, having uniform volume charge density रो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है, ये मतलब है इसका, इसके वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब बात समझ में आ गई, ये इसका मतलब, मैंने साथ लिख भी दी रो को, इधर पी पॉइंट है बता जो हमें फाइंड करना है, ई की वैल्यू जिस पे करें, ठीक हो गया, ये हो गया रो इज इक्वल टू क्या होगी, क्यू डिवाइड बाय वी होता है, मैं वॉल्यूम को वी लिख देता हूं, दैट इज रो इज इक्वल टू वी हैविंग, या कैरीज चार्ज लिख लो, कैरीज चार्ज टोटल क्यू, ये क्यों कर दिया। वी वांट टू फाइंड, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं आउटसाइड दिस स्फीयर। वी वांट टू फाइंड the electric
field intensity E we want to find the electric field intensity E at a point P which is lie outside the solid sphere. So we first assume a Gaussian surface, इसको S का नाम दे दो, S, such that the point P lies at the surface of Gaussian surface. नजर नहीं आ रहा होगा आपको, मैं इसको जरा ठीक करता हूं. ये देखो पता है यहां मुझे तो आ रहा है उसमें, लेकिन आपको शायद ना आए. ये देखो हमने क्या किया, हमने एक स्फेरिकल सरफेस ले ली इमेजिनरी. गासियन सरफेस क्या होती है? एक इमेजिनरी सरफेस होती है, ये भी याद रखना. गासियन सरफेस क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे इमेजिनरी होती हैं, उसी तरीके से ये होता है. तो हमने इस तरीके से वो गासियन सरफेस ली कि जो पॉइंट पी है ये उसके ऊपर लाई कर रहा है. तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया था एप्लीकेशंस के लिए कि सबसे पहले आप लोग इस तरीके से गासियन सरफेस या ऐसी गासियन सरफेस लोगे जिसमें आपकी ई जो होगी वो भी वेरी ना करे और आपका जो थीटा है वो भी वेरी ना करे, वो भी यूनिफॉर्म रहे. तो आप लोगों ने इस तरह की एक गासियन सरफेस लेनी है. तो पहला पॉइंट हो गया कि हमने क्या किया, एक गासियन सरफेस को एज्यूम कर लिया, कंसिडर कर लिया पुत्र. अब दूसरा स्टेप कि हमें ई डॉट डी एस फाइंड करना है. वहां दूसरा स्टेप क्या है, हमें ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस की बात करनी है. तो अब मैं दूसरे स्टेप पे आ रहा हूं पुत्र. अब ये जो दूसरा स्टेप है आपकी मर्जी, आप इस सरफेस को पैचेस में डिवाइड कर लो, गासियन को, आपकी मर्जी, क्योंकि स्फीयर है, यूनिफॉर्मिटी है, आप इसको एक सरफेस भी मान सकते हो पुत्र, ये आपका क्या पुत्र. तो अब दूसरा स्टेप, we know that we know that ये जो E डॉट डी ए ये जो होता है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर है. तो अब हमने E डॉट डी ए की बात करनी है, ये फाइंड करना है. तो देखो ये जो E डॉट डी ए जो है ये किसके बराबर है, ये E यूनिफॉर्म है. तो हेयर मैं लिख देता हूं, हेयर E is यूनिफॉर्म. सो देखो E बाहर आ गया और ये किस पे अप्लाई हो गया, ये इसके टोटल एरिया पे आ गया, E डॉट डी ए. और ये जो टोटल एरिया है आपकी मर्जी, यहाँ वैल्यू पुट करना चाहो तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी आपकी मर्जी. और फिर मैं भी उसकी बात करता हूँ. डॉट मैंने क्यों रिमूव किया, मैंने एक स्टेप खाया बीच में से, लेकिन अगर कहोगे तो चलो मैं स्टेप वाइज इसको कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो पुत्र, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. वो मैंने स्टेप दोबारा रिमूव कर दिया कि आप कंफ्यूज उससे ना हो कि कौन सा स्टेप मैंने यहाँ गायब किया है. अब मैंने वो स्टेप दोबारा उसको मैंने कर दिया कि ये देखो here E is uniform.
सो ई बाहर आ गया, लेकिन उससे पहले ये स्टेप मैं दोबारा कर रहा हूं कि फाई ई इज इक्वल टू, ये जो ई डॉट डी ए है ये किसके बराबर है, ये बराबर है ई डी ए कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। अब बात समझ में आ गई। तो अब ई अगर यूनिफॉर्म है तो ई अगर मैं बाहर लिख भी लूं तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा को देखो, ये देखो ये सरफेस है, ये सरफेस थी। अगर आप देखो तो इस सरफेस पे वेक्टर एरिया जो है उसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, बाहर की तरफ है। ये इस पे वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, तो ये आउटवर्ड ही हर तरफ आ रही है, ये फील्ड नहीं है, ये वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन समझा रहा हूं। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है डायरेक्ट लिखने में भी, तो आप इसको छोटे छोटे पैचेस में भी डिवाइड कर सकते हो। आप इसको छोटे छोटे पैचेस में भी डिवाइड करके इसको लिख सकते हो। यानी ये जो सरफेस है इसको छोटे छोटे पैचेस में भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट बेहतर है, डायरेक्ट बेहतर है इसको उस तरीके से लिखने के लिए। तो ये आपके डॉक्टर साहब की कॉल बीच में आ रही है, तो इसलिए मैंने वो कॉल काट दी कि मैं लेक्चर बना रहा हूँ। तो अब इसमें अगर आप देखो तो आपके पास ये जो एरिया की जो डायरेक्शन है, वेक्टर एरिया डायरेक्शन, ये हर पॉइंट पे देखो बाहर की तरफ आ रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे ई बाहर फेंकेगा, इधर से ई इधर बाहर फेंकेगा, इधर से ई इधर बाहर फेंकेगा, इधर से ई इधर बाहर फेंकेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने देखा कि डायरेक्शन बाहर है, तो इन दोनों के दरमियान थीटा क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 किसके बराबर होता है, cos 0 आपको पता है 1 के बराबर होता है। तो मैं अगर इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं E इंटू ये, और इस एरिया को क्योंकि टोटल एरिया है अभी, तो टोटल एरिया ऑफ स्फीयर ही है, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो टोटल एरिया डी ए है ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बनी, फ्लक्स ये जो है जिसको हमने कहा ये ई डॉट डी ए है, ये क्या बना, ये ई इंटू ए बन गया। ये देखो मैंने उसको मिटा दिया, इसको बेशक अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो आपने क्या किया, आपने जस्ट सेकंड स्टेप कर दिया, आपने ई ए की वैल्यू को निकाल दिया, कैलकुलेट कर दिया। तो ये आपका फ्लक्स क्या है, वो आपका ये आ गया फ्लक्स, ठीक हो गया। अब दूसरे में क्या है कि हमें पता है, अगर आपको नेक्स्ट स्टेप याद हो, हमने चार्ज उस पर फाइंड करना है कि उसने अंदर कितना चार्ज दिया है। तो हमने यहाँ अज्यूम किया है टोटल चार्ज क्यों इसने लिया है, ये आपका क्या, ये दो चीजें मतलब यहाँ ये आपका क्या है कि अगर आप इस गाजियन सरफेस के अंदर की बात करोगे तो स्फीयर है, तो इसके अंदर स्फीयर है आपके पास, तो आप लोगों ने उसका चार्ज जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्योंकि चार्ज उससे कितना लिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आप तक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप इस इक्वेशन को मैं दोनों स्टेप से इसको लिख देता हूं कि अगर आप इसके चार्ज निकालना चाहते हो इनसाइड दिस गाजियन सरफेस, तो आपके पास क्या आएगा, तो आपको पता है कि क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, हमें पता है रो होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से Q इज इक्वल टू रो इंटू वी आ जाएगा, और Q इज इक्वल टू रो इंटू वी किसके बराबर है 4/3 पाई, और क्योंकि इसके गाजियन सरफेस का अपना रेडियस क्या है वो आपको याद हो, वो हमने R से लिखा हुआ है, छोटा r मैंने डाला, तो मैं इधर छोटा r लिखूंगा, r क्यूब ये लिख सकता हूं। लेकिन अगर आप यहाँ ये नहीं लिखना चाहते तो आप इस सारे चार्ज को कैपिटल क्यू भी कह सकते हो। ये देखो ये सिंपल कैपिटल क्यू है, ये आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहो तो भी कोई नहीं, ना लिखना चाहो तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन
पता होना चाहिए आपको। तो आपकी मर्जी, अगर आप लिखना चाहते हो तो ठीक, नहीं अगर नहीं लिखना चाहते तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल क्यों ही लिख लेता हूँ कि जो गाजियन सरफेस ने चार्ज क्यों इनक्लोज किया है, मैं क्यों ही रखता हूँ आपके लिए। तो अब हम लोग क्या करें, गाजिस लॉ को अप्लाई करें। तो गाजिस लॉ क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू, हमें पता है ये होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्योंकि एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता है 4 पाई, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है तो हमने जो स्फीयर लिया है वो बड़े को लिया है, गार्डियन सरफेस वाले को 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई यहाँ आप लिख सकते हो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हमें ई चाहिए। तो ई इज इक्वल टू, अगर देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आ गई। जब आपका छोटा आर उस रेडियस से बड़ा है तो आपने देखा वहां जब भी कोई चार्ज बाहर लाई करेगा, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास ये आइडेंटिकल है। therefore the electric field due to uniformly charged sphere in the region external to the sphere is equivalent to that of a point charge located at the center of the sphere। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब ये है कि जो चार्ज अंदर लाई, जैसे हमने पहले, अगर आपको याद हो हमने सॉल्व किया था, उसी तरीके से ये वही आंसर देगा जो पहले वाला है। यानी आप कह सकते हो यहाँ से कि जो पॉइंट चार्ज आपको स्फीयर के अंदर, अगर हम लोग एक चार्ज को प्लेस करके जो वैल्यू निकालते हैं, ये वही वैल्यू आती है जब हम लोग क्या करते हैं, एक आउटसाइड वो पॉइंट लेते हैं, एक चार्ज लेते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज एक ही आती हैं, ये इसका मतलब है। लेकिन अभी हमने अंदर की वैल्यू निकाली ही नहीं, ये तो हमने इसके रिजल्ट से कहा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपको मिलेगी, वो वही वैल्यू देगी जो आपके पास आउटसाइड है। ये दोनों एक ही वैल्यू रखती हैं। लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहते हो, मैंने कहा आप इस क्यू को चेंज भी कर सकते हो, क्यू की जगह आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ये आप तक है कि आप लोग क्यू को, क्योंकि मैंने पहले ही बताया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी लिख सकते हो पुत्र। तो अगर आप ये लिखोगे, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, तो आपकी ई क्या बनेगी, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसल, आपका पाई से पाई कैंसल, आपका आर स्क्वायर से आर गया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास जस्ट रह गया रो, यहाँ रो इंटू यहाँ आर क्यूब है, आर डिवाइडेड बाय आपके पास 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये बच जाएगा आपके पास। और ये ई की वैल्यू आएगी आपकी, अगर आप इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको लिखना चाहोगे, आप इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर इसको लिखना चाहोगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो हमने ऑलरेडी अभी मैंने उधर लिखा। और ये कब होगा, जब आप आर इज ग्रेटर देन ए की बात करोगे, तो आप लोग इस आंसर को वो भी लिख सकते हो। लेकिन ये आप तक है, आप आया इसको इस तरीके से लिखना चाहते हो या नहीं, ये आप तक है पुत्र। क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब ये आप तक है पुत्र कि आप इसको कैसे लिखना चाहो। यहाँ आपकी अपनी मर्जी कि आप उसको किस तरीके से टैकल करना चाहते हो पुत्र, ये आप तक है बेटा। तो आप इसको ये भी कह सकते हो, नहीं तो बाद बुक्स में इसको आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर में भी लिखा गया, लेकिन वो डिपेंड करता है आप किसके रेडियस को क्या कंसिडर कर रहे हो, आप वो भी काम कर सकते हो। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसी इक्वेशन को
अगर आप लोग किसी और तरीके से भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इसकी जनरल इक्वेशन भी लिख सकते हो। ये आप तक है कि आप उसकी इक्वेशन को क्या कंसिडर करते हो, ये फिर आप तक ही है कि आप उसको किस तरीके से आगे की तरफ सॉल्व करना चाहोगे, ये आप तक है पुत्र। तो मैंने यहाँ जो बात की वो जस्ट जो बातें की वो आपके पास इस लिहाज से बात की है कि आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, वरना आप लोग इसको इन द टर्म्स ऑफ आर बाय आर स्क्वायर में भी लिख सकते हो। ये आपकी अपनी मर्जी कि आप छोटे आर को बड़ा आर लिख दो तो ये फिर भी आपके पास क्यू बाय आर स्क्वायर में चला जाएगा, यानी आर बाय आर क्यूब, आपका आर क्यूब नीचे आ जाएगा यहाँ। लेकिन वो कैसे आएगा वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो मतलब कि इनसाइड की जो है उसमें आपको जनरल इक्वेशन बता दूंगा, उससे आप लोग इसको इजीली वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। आप इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा कि उसको आपने किस तरीके से टैकल करना है और कैसे उसको आपने सॉल्व करना है पुत्र, ये भी आपको बता दूंगा मैं। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो। अब आप लोग लाजमी नहीं है अभी आप इसकी बात करो, मैं इसको नहीं लिखता, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बस यहाँ तक ही आप इसको याद रखो कि इनसाइड ये होगा, हाँ इसके बाद जो ये आउटसाइड का ये होगा। जब मैं इनसाइड की बात करूंगा तो फिर मैं आपको एक जनरल इक्वेशन दिखा दूंगा, उस जनरल इक्वेशन में देखना आपका रिजल्ट यही आ जाएगा दोबारा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो रिजल्ट एक ही देगा जो मैं वहां लिखूंगा पुत्र, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तो वो एक ही रिजल्ट आपको देगा। तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनसाइड, अब मैं स्फेरिकल बॉडी की देख रहा हूँ कि वो क्या होती है, उसको अब हम लोग इसी के साथ लिख लेते हैं कि उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इनसाइड द स्फीयर है उसकी बात अब करूंगा पुत्र मैं यहाँ, कि हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम इसी तरीके से हमने कंसीडर कर लिया एक स्फीयर, लेकिन अब जस्ट क्या करते हैं, मैं इसको कोशिश करता हूँ शार्ट करने की, ताकि आपका टाइम जो है वो इतना ना इसमें लगे। मैं इसी को इसी लेक्चर में आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, उस चीज को समझाने की भी कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आपको ये चीज न समझ में आए तो आप पूछ सकते हो पुत्र, अगर आपको इसमें कोई मसला हुआ आप जरूर पूछना पुत्र, मैं बता दूंगा। अब ये देखो, अब हमने वो बात तो कर दी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमने इनसाइड तो देख ली और आउटसाइड देख ली। अब इनसाइड क्या करना है, अब ये देखो उसी तरीके से एक स्फीयर लिया, ये हमारा स्फीयर हो गया, इसके अंदर ये आपके चार्जेस हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके इनसाइड देखना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ इसके इनसाइड अगर देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक गाजियन सरफेस पहले ले लेंगे। हम क्या करते हैं, एक गाजियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं और उस पॉइंट को वहां कंसिडर कर लेते हैं। मतलब पॉइंट ये देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इससे ये गाजियन सरफेस ये, और इस पॉइंट पी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ई की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये होगी आपकी, आप ये होगी गाजियन सरफेस, इस पी पॉइंट ने जो इनक्लोज आप पी पॉइंट इसके ऊपर आ गया, और इसका ये जो रेडियस ये है, ये आप तक है। आप इसको क्या रखना चाहो, मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा आर इसको रख लेता हूँ, बड़ा आर में बड़े को रख लेता हूँ। इसको आप मैंने छोटा आर रखा है, और आपका यही सेंटर से ये जो है ये आपका बड़ा आर हो गया, ठीक हो गया, बड़े स्फीयर का रेडियस, और वो आपकी गाजियन सरफेस का रेडियस छोटा आर हो गया। तो हमने कंसिडर कर लिया चार्जेस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका रेडियस जो है वो हमने
आर बड़े स्फीयर का ले लिया, और क्योंकि जो चार्जेस इनसाइड है तो इसलिए ये क्या करेगा, ये एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रखेगा जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ करके वो लिख देता हूँ, कंसिडर चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ई इनसाइड द स्फीयर। ये हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, बताए। तो मैंने क्या किया, कंसिडर चार्जेस आर, कंसिडर charges are uniformly distributed inside the sphere, inside the sphere of radius r। r रेडियस है उसका, उसके अंदर हमने कर दी है। क्योंकि चार्जेस अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रखेगा। तो हमें पता है, सो दे हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सो दे हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, दैट इज रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि हम स्मॉल की बात करते हैं, मैं बिल्कुल उसी स्टेप वाइज जा रहा हूं जो मैं पहले चीजें समझा चुका हूँ, डी क्यू बाई डी वी पे। अगर आपको याद हो डिस्ट्रीब्यूशन समझाई थी, तो यहाँ डी क्यू रो इंटू डी वी होगा। तो हमें क्यू चाहिए, तो क्यू के लिए इंटीग्रेट कर दिया, रो इंटू डी वी, रो कांस्टेंट है बाहर आ गया, वॉल्यूम पे लगाया इंटीग्रेशन, तो वॉल्यूम क्या है 4/3 और पाई आर इंटू क्यूब आ गया आपके पास। देखो ये पूरी सरफेस का है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 होगी। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P, वी कंसीडर एन इमेजिनरी Gaussian surface. To find the value of electric field E inside the sphere, we consider an imaginary Gaussian surface S, where point P lies। ठीक हो गया। हमने उसी तरीके से एक गाजियन सरफेस ले ली जो पॉइंट P उसके ऊपर चार्ज है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये गाजियन सरफेस है तो इसने अंदर चार्ज इनक्लोज किए हुए, हमें यही पता है। वी कंसीडर, ऐसे लिखें, द चार्जेस, डायरेक्ट लिख देता हूं, द चार्जेस enclosed by this Gaussian surface is Q prime कहना। enclosed by this Gaussian surface is Q prime, हमने कह दिया वो चार्जेस इनक्लोज किए, क्योंकि ये भी एक स्फीयर है तो ये भी वॉल्यूम रखेगा। तो इसके, तो यहां क्यू प्राइम कितना आएगा इसके वॉल्यूम के अंदर। तो हम इसके वॉल्यूम को अगर लिखूं तो जिस तरीके से ये है क्यू, तो क्यू प्राइम लिखूं, ये था क्यू, तो क्यू प्राइम क्या हो जाएगा, क्यू प्राइम इज इक्वल टू रो 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना है आर क्यू, ये हो जाएगी। ये हमारे पास जो चार्ज इनक्लोज किया है गाजियन सरफेस ने वो हमने कर दिया। अब मैं करता हूं इसमें E डॉट डी एस को, ये दो हो गए। तो अब अगर आपने क्यू प्राइम को निकालना है, क्यू प्राइम निकालना है, ये कितने, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। हम
इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके क्यू प्राइम इकट्ठा इन टर्म्स ऑफ क्यू निकाल देते हैं। हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके निकाल लेते हैं क्यू प्राइम। डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 बाय 1, तो क्यू प्राइम बाय क्यू प्राइम कितना है, रो 4/3 पाई आर क्यूब, रो 4/3 पाई आर बड़ा क्यूब। ये देखो बता, ये से कैंसर, 4 ये कैंसर, ये कैंसर, तो क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू टाइम आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये हमने लिख लिया जो चार्ज इनक्लोज किया इन द टर्म ऑफ क्यू में, क्योंकि उसी के अंदर है वो। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तीसरा स्टेप, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। we find electric field intensity. We find electric field intensity by Gaussian surface, by Gaussian surface। तो ये देखो फाई ई हमें पता है ये किसके बराबर होती है, ई डॉट डी ए। फाई ई हमें पता है, ई यूनिफॉर्म है वहां, और इसको अगर मैं लिखूं ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, और आपको पता है स्फीयर है तो वहां एरिया भी वही डायरेक्शन रख रहा है, ई भी, दोनों सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो और हमें ये भी पता है, हमने इससे पहले पढ़ा है, ई और डी ए पैरेलल है। मैं लिख देता हूँ ई पैरेलल है डी ए के, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री क्या हो गया 1 के, तो फाई ई जो है वो ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी ए आ जाएगा। और ये जो फाई ई है ये किसके बराबर है, ई इंटू ए, और एरिया जो है आपके पास वो जो आपने गाजियन सरफेस का लिया है वो हमने छोटा आर लिया है, अगर आपको याद हो। तो ए जो है गाजियन सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर मैं इधर पुट कर देता हूँ। उम्मीद है कि ये स्टेप समझ आ गया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद उसको पुट करता हूँ, तो यहाँ ये तो क्यू की वैल्यू निकाली हमने, तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब ये इक्वेशन नंबर मेरी पहले शायद 3 लिखी थी, ये 4 होगी। अब गाउस लॉ को अप्लाई करना है, बाय अप्लाइंग गाउस लॉ ये हमें क्या कहता है, अगर आपको याद हो, ये हमें कहता है फाई, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं ई डॉट डी ए, वो जो आपका इंटीग्रल साइन है, या अगर कहते हो तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं इसको। तो गाउस लॉ हमें क्या कहता है, गाउस लॉ हमें कहता है कि ये जो फ्लक्स है ये किसके बराबर है, ये होता है क्यू प्राइम बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू प्राइम बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने वो ई डॉट डी ए वाले को ये जो है इसको मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट उसकी बात कर दी। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू प्राइम इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ अगर मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करूं तो क्यू प्राइम की वैल्यू ये है, मैंने इसीलिए इसको नहीं मिटाया, क्यू आर स्क्वायर बाय आर क्यू, क्यू आर स्क्वायर बाय आर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 5 बनी। तो हमें पता है हमें ई की वैल्यू चाहिए, अगर आपको याद हो तो ई ये लिखी हुई है, ये इक्वेशन है ई ए, ये देखें कंपेयर 4 and 5। तो हमारे पास क्या बनी वो इक्वेशन,
हमारे पास ये बन गई कि E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू r² इंटू r³ एप्सिलॉन नॉट। r² से r² गया, 4π इधर नीचे आ गया, तो आप देखो आपके पास क्या बना, E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r³। ये आपके पास ये इक्वेशन बन गई। क्यू r³ है, यहाँ r³ है, यहाँ देखिएगा इधर r² नहीं है, r³ है पुत्र। वो कहाँ वो स्क्वायर था, कहाँ, हाँ r³ भी था, मैंने उधर क्यू प्राइम, वो जो क्यू प्राइम था पुत्र, क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू r³ इंटू r³ था पुत्र, ये याद रखना। वहां क्यू r³ था, शायद मैंने उधर स्क्वायर लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ भी स्क्वायर लिखा। ये क्यूब है पुत्र, इधर तो क्यूब है, इधर स्क्वायर है, तो r रह जाएगा, ये आ जाएगा, ये वहां देख लेना पुत्र। तो ये देखो यहाँ से आपके पास e की वैल्यू ये आ गई पुत्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट से हम बहुत सी बातें कर सकते हैं पुत्र, क्योंकि ये रिजल्ट आपको अब बता रहा है कि कब है, जब आपका r जो है वो ग्रेटर है छोटे r से, क्योंकि r आपके स्फीयर का है और r आपका दूसरा है, तो इसलिए ये आ गया आपके पास। तो आप इसी रिजल्ट से, अगर मैं सरफेस की बात करूं, एट सरफेस r इज इक्वल टू r, तो इसमें वैल्यू पुट करो, तो e इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो r और r दोनों बराबर हैं, तो आपके पास ये वैल्यू q बाय r², ये वही पॉइंट चार्ज वाली बन जाती है। ये मैं स्टेप कह रहा था कि हम लोग उस इक्वेशन को अगर निकालें तो आपके पास ये स्टेप उधर से भी आ सकता है। तो ये प्रूफ था आपका इनसाइड का, जनरल इक्वेशन भी निकाल दी, ये भी निकाल दी। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछना, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपका ये कंसेप्ट जो है ये पुत्र आपके क्लियर हो सकें। ये देखो पुत्र, ये आपके कंसेप्ट जो हैं ये क्लियर हो सकें, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो पुत्र। ठीक है पुत्र, अल्लाह हाफिज़।